दोस्तों जय हिंद। प्रिपरेशन जुडिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। यह भारतीय संविधान की सीरीज है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका एंड राष्ट्रपति बताया जाएगा। तो यह भारतीय संविधान का छठा सेशन है। इसमें कार्यपालिका बताया जाएगा। ओके, तथा छठे सेशन का फर्स्ट वीडियो है। इसमें आपको राष्ट्रपति बताया जाएगा। राष्ट्रपति संबंधित इंपॉर्टेंट MCQ बताया जाएगा। आपको कार्यपालिका से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट MCQ आपको छठे सेशन में मिल जाएगा। इसमें आपको क्वेश्चन 1 से 33 तक रहेगा। तो यह फर्स्ट वीडियो है जिसमें क्वेश्चन 1 to 33 है। इसमें राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? ओके, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। ओके, या यूपी में लोअर SPI, यूपी PCS में, राजस्थान में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 सब क्लॉज 1 के प्रावधान के अनुसार संघ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन कारण वाला आ गया। तो कथन में ये है, क्या बताता है? संविधान ने संघ कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित की है। कारण भारत के राष्ट्रपति संवैधानिक राज्याध्यक्ष है। नीचे दिए कोटों से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर को सेलेक्ट करना। ओके, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही तथा आर का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी सही है। ए और बी दोनों सही परंतु आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी ए गलत है परंतु आर सही है। जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सही और आर का सही स्पष्टीकरण, यानी संविधान ने संघ कार्यपालिका शक्ति भारत के संविधान में निहित की है, सही है। तथा भारत के राष्ट्रपति संवैधानिक राज्याध्यक्ष हैं, वह भी सही है। तथा दोनों का एक दूसरे का स्पष्टीकरण है, यानी ए आर का क्या सही स्पष्टीकरण है। चलिए व्याख्या के अंतर्गत इसे समझ लेते हैं। भारतीय संविधान ने भारत में संसदीय सरकार की स्थापना की है। संसदीय सरकार में राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष हैं। अनुच्छेद 53 संघ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन वह उस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता से मंत्रीगण से ही करता है। इसका स्पष्ट है कि वह केवल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है, न कि व्यवहारिक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के अंतर्गत भारत में राष्ट्र अध्यक्ष है। ओके, यानी संविधान के अकॉर्डिंग भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी देश का संसद, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति क्या है? संविधान के अंतर्गत भारत में राष्ट्राध्यक्ष है भारत के राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर ए लोकसभा का सदस्य होता है। ऑप्शन बी राज्यसभा का सदस्य होता है। ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों सदनों का सदस्य होता है। ऑप्शन डी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रपति क्या होता है? किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रपति पद की अर्हता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 58 में दिया गया। इस प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों में लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, अर्थात उसका नाम किसी संसदीय निर्वाचन मंडल में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदस्य का सदस्य राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति पद हेतु व्यक्ति की आयु कम से कम होनी चाहिए। यानी भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितने चाहिए? ऑप्शन नंबर 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, तथा ऑप्शन सी 30 वर्ष, तथा ऑप्शन डी आ गया 35 वर्ष। तो हम आपको बता दूं इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी 35 वर्ष चाहिए। तो राष्ट्रपति का एज हो गया 35 चाहिए। राष्ट्रपति बनने हेतु मिनिमम एज 35 हो गया। ओके, वही आपको उपराष्ट्रपति बनने हेतु भी मिनिमम एज कितना होना चाहिए? मैं कम से कम 35 वर्ष। तो आपको बता दूं लोकसभा के सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी उम्र चाहिए? उसकी उम्र सीमा होती है कम से कम 25 वर्ष। वही राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए होता कम से कम। तथा विधान परिषद के लिए अगर देखा जाए स्टेट लेवल का, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष चाहिए। वही विधानसभा का 25 वर्ष। आपको एक अलग वीडियो में प्रमुख पद का एज तथा उनके कार्यकाल कितने वर्ष होता है तथा उनको शपथ कौन दिलाता है तथा वो त्यागपत्र किन्हें देते हैं, इससे संबंधित एक वीडियो अलग बना देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका व्याख्या देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति पद की पात्रता हेतु व्यक्ति की आयु कम से कम 35 वर्ष होना आवश्यक है।
यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 58 में दी गई है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की अर्हताओं को उल्लेखित किया गया है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। तो दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखनी चाहिए। तथा चौथा, उसे भारत सरकार या राज्य के अधीन नियंत्रित कोई लाभ का पद नहीं धारण होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति चुनने का पात्र नहीं है? ओके, यानी नीचे जो 4 ऑप्शन उसके कौन से जो भारत के राष्ट्रपति चुनने के लिए पात्र नहीं है। ओके, क्राइटेरिया नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, भारत का नागरिक हो, ये तो है, भारत का नागरिक होना चाहिए राष्ट्रपति चुनने के लिए। ऑप्शन बी, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो, यह भी आवश्यक है। ओके, तो ऑप्शन सी देख लेते हैं। और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता होना चाहिए, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता होना चाहिए, तो गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता है, यह आवश्यक नहीं है, लेकिन वो लोकसभा के सदस्य के निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ रखता है, यह सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्र नहीं होगा यदि वह, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता नहीं है। ऑप्शन बी, किसी राज्य का राज्यपाल है। ऑप्शन सी, संघ के मंत्रिपरिषद में मंत्री है। ऑप्शन डी, 70 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने का अर्हता नहीं रखता है, तो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ओके, जबकि वह राज्य का राज्यपाल है तब पर भी राष्ट्रपति बन सकता है। संघ के मंत्रिपरिषद में कोई मंत्री है तब फिर भी तब पर भी वह राष्ट्रपति बन सकता है। तथा वह 70 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो तब पर भी वह राष्ट्रपति बन चुका है। राष्ट्रपति बनने का मैक्सिमम कोई एज नहीं बताया गया, मिनिमम एज 35 वर्ष बताया गया, लेकिन मैक्सिमम कोई एज नहीं बताया गया। आपको यूपी सिविल जज में पूछा जा चुका है 2008 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए, जनता द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा द्वारा। तथा ऑप्शन डी, एक निर्वाचक मंडल द्वारा जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। ओके, यहाँ पे आपको यूपी में भी पूछा जा चुका है 1991, 92, 95 में, तथा एमपी एपीओ में भी पूछा चुका है 1995 में। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है कैसा? एक निर्वाचक मंडल द्वारा जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। चलिए इसको व्याख्या के दिन समझ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचक सदस्य और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचक सदस्य होंगे किया जाएगा। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत राज्य शब्द के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ क्षेत्र पुडुचेरी को भी रखा गया, अर्थात इन विधानमंडल के निर्वाचक सदस्य भी राष्ट्रपति के मतदान में भाग लेंगे। यानी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें कौन कौन सा मत दे सकता है, वोट दे सकता है अपना, तो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ओके, तथा संसद के निर्वाचित सदस्य, जिसमें लोकसभा राज्यसभा के भी आ जाते हैं निर्वाचित सदस्य, नहीं कि मनोनीत, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य, तथा दिल्ली और पुडुचेरी के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान के भाग 5 में क्या बताया गया? ओके, भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत क्या बताया गया? ऑप्शन नंबर ए, मूल कर्तव्य। ऑप्शन नंबर बी, मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ऑप्शन नंबर डी, संघ। आपको बता दो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी भाग 5 के अंतर्गत संघ को बताया गया। ओके, क्योंकि मूल अधिकार भाग 3 में बताया गया है। ओके, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताया गया है, जबकि भाग 4 के सब क्लॉज ए कैपिटल ए में आपको मूल कर्तव्य को बताया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति निम्न में से किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? यानी भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचन कैसे किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति निम्न में से किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, संसद के सभी सदस्यों द्वारा। ऑप्शन बी, भारत के सभी व्यक्तियों द्वारा। ऑप्शन सी, संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो ऑप्शन गलती पर आएगा इसका ऑप्शन, टाइपिंग ऊपर नीचे आ गया, फिर से पढ़ते इसको। संसद के सभी सदस्यों द्वारा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन बी, संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ऑप्शन सी, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो ऑप्शन डी, भारत के सभी व्यक्तियों द्वारा। तो हम बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर
सी यानी संसद तथा राज्य के विधानसभाओं के क्या होते हैं सभी निर्वाचित सदस्य द्वारा। ओके, संसद यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों के उसके केवल और केवल निर्वाचित सदस्य मत देते हैं, तथा विधानसभा के ओके विधान परिषद के नहीं, केवल विधानसभा के क्या निर्वाचित सदस्य, न कि मनोनीत सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य मत कर सकते। इसके साथ साथ दिल्ली तथा पुडुचेरी राज्य के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं मत देते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा होता है जिनमें होंगे, यानी भारत का जो निर्वाचन होता है, भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन गण होते हैं तो वो कौन होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं, या फिर ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं सभी राज्य की विधानसभाओं के सभी सदस्य। तो ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा एवं विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन नंबर डी संसद के दोनों सदनों के एवं राज्य विधानसभाओं के समस्त निर्वाचित सदस्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा होता है जिसमें होता है कौन होता है संसद के दोनों सदन के एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसके ओके पहला क्या बता रहा है सभी संसद सदस्यों के द्वारा राज्य क्षेत्र के ओके तथा दूसरा क्या हो गया लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। ओके, तथा तीसरा हो गया दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुडुचेरी संघ विधानसभाओं सहित सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा। ओके, तथा चौथा हो गया राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य द्वारा। कूट की सहायता से इसको आंसर सेलेक्ट करना है। तो कौन कौन से राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पुडुचेरी संघराज्य क्षेत्र के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा अन्य स्टेट की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य से मिलकर बनता है। ओके, इस अकॉर्डिंग इसको देखा जाए तो आपको सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर कैसे है, इसका सही है 2 और 3 के और सही। ओके, यानी 2 और 3 इसका सही आंसर ऑप्शन है बी। तो बता देते हैं अन्य क्यों नहीं सही है। चौथा राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य द्वारा, तो राज्य विधानसभा को सभी सदस्य द्वारा नहीं होता है, केवल निर्वाचित सदस्य द्वारा होता है, इस कारण चौथा गलत हो गया। ओके, तथा पहला सभी संसद सदस्यों के राज्य क्षेत्र के, सभी संसद सदस्यों के राज्य क्षेत्र द्वारा नहीं होता है, केवल संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। ओके, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 और 3 केवल सही है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पुडुचेरी संघ क्षेत्र की विधानसभाओं सहित सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचक सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह इस व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद 54 में 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा राज्य शब्द में दिल्ली और पुडुचेरी को जोड़े जाने के बाद इन राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचक सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा, और ऐसे निर्वाचन में मतदान कैसे दिया होगा, गुप्त होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता दी गई है। ओके, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 57, ऑप्शन बी अनुच्छेद 58, तथा ऑप्शन सी अनुच्छेद 59 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 60। तो हम आपको बताते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यानी अनुच्छेद 57 में बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन की पात्रता होंगे अनुच्छेद 57 में। जबकि अमेरिका के संविधान में क्या है, उसमें बताया गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति केवल 2 बार ही निर्वाचन के पात्र होंगे, 2 बार ही वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। ओके, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति का पद धारण किए हुआ है या धारण कर चुका है इस संविधान को बंद के अधीन रहते हुए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए आवश्यक अर्हताएं का अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त तथा अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में किया गया है। ओके,
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ लिया जाता है। तो 60 में राष्ट्रपति होगा तो उपराष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में होगा, तो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के अंतर्गत आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं रखता, यानी नीचे जो चार है ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग कौन से है जो राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने के अधिकार नहीं रहता उनके पास। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी विधानसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति यानी मनोनीत व्यक्ति, तो ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के उपाध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नियमित व्यक्ति नहीं भाग लेता है, जबकि लोकसभा का अध्यक्ष भी भाग लेता है, विधानसभा का अध्यक्ष तथा लोकसभा का अध्यक्ष भी भाग लेता है। राज्यसभा का सदस्य भी भाग लेता है, वैसा सदस्य भाग लेता है जो राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य वही भाग लेगा, न कि मनोनीत या नामित व्यक्ति भाग लेता है। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचन के सदस्य करेंगे जिनमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, जबकि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं रखते। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के पूर्व उत्तर प्रदेश की विधानसभा भंग कर दी जाती है। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति पद के निर्वाचन, ऑप्शन नंबर ए प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा जब तक कि चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा पुनः गठित नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी निश्चित समय पर होगा तथा भंग विधानसभा के जीवित सदस्य निर्वाचन गण के सदस्य के रूप में भाग लेंगे। ऑप्शन सी निर्वाचन क्या है, निश्चित समय पर होगा और इसमें उत्तर प्रदेश का कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लेगा तथा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या होगा, निर्वाचन निश्चित समय पर होगा और उसमें उत्तर प्रदेश के कोई भी सदस्य भाग नहीं लेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तथा डॉक्टर खरे बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि किसी राज्य की विधानसभा के भंग होना या कुछ सदस्यों के निर्वाचक न होने के आधार पर राष्ट्रपति पद का निर्वाचन नहीं रोका जाएगा तथा भंग विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। अनुच्छेद 71 का क्लॉज 4 में वो बंदित है कि राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को निर्वाचन मंडल के सदस्य में किसी भी कारण से विद्यमान किसी भी रिक्त के आधार पर प्रस्तुत नहीं किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या करना है, सही स्थिति को इंगित कीजिए, यानी नीचे जो सही आंसर है उसको सेलेक्ट करना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष की पदावधि पूर्ण होने पर राष्ट्रपति का पद अपने आप रिक्त हो जाएगा। ऑप्शन बी राष्ट्रपति तब तक पद धारण कर रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी उसका पद ग्रहण नहीं कर लेता। ऑप्शन सी जब राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष की पदावधि पूर्ण कर लेगा तब भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेगा। ओके, तो ऑप्शन डी जब राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष की पदावधि पूर्ण कर लेगा तब भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी उसका पद नहीं धारण कर लेता। ओके, चलिए व्याख्या के अधीन इसको समझते हैं। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसकी उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। ओके, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है। ओके, हाँ, नीचे जो 4 कथन बोले गए हैं भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में, तो इसमें से कौन से कथन है जो सत्य है। ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षरित लेख द्वारा इस्तीफा दे सकता है। ऑप्शन बी वह अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी अपना कार्यकाल जारी रख सकता है जब तक उनका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण करने के लिए उपस्थित हो। ऑप्शन सी वह उपराष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षरित लेख द्वारा इस्तीफा दे सकता है या अपने कार्यकाल के समाप्ति के बाद भी अपना कार्यकाल जारी रख सकता है जब तक उनका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण करने के लिए उपस्थित हो। ऑप्शन डी उन पर अभियोग नहीं लगाया जाएगा। तो इसमें से सही कौन सा है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत के राष्ट्रपति क्या करेगा, वह उपराष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षरित लेख द्वारा इस्तीफा दे सकता है
या अपने कार्यकाल के समाप्ति के बाद भी अपना कार्यकाल जारी रख सकते हैं जब तक उनके उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण करने के लिए उपस्थित नहीं होते। ओके, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो जबकि कौन कौन गलत किस लिए बता देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसलिए गलत है कि इसमें यह बोला गया है कि वह उपराष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर लेख द्वारा इस्तीफा दे सकते। तो ये क्या है, यहाँ गलत है। जबकि बी क्या है, वह अपने कार्यकाल के समाप्ति के बाद भी अपने कार्यकाल जारी रख सकते हैं जब तक वह उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेते। यह भी गलत है। ओके, सॉरी, इसका आंसर उत्तर जो लिखा है टाइपिंग एरर है 17 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी गलती से यहाँ पे डी हो गया, इसको सुधार देते हैं। यहाँ पे सी होना चाहिए, तो टाइपिंग एरर के अकॉर्डिंग ये हो गया डी। ओके, यहाँ पर सी है सही आंसर। ओके, यानी सही क्या है, वह उपराष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर लेख द्वारा इस्तीफा दे सकते हैं या अपने कार्यकाल के समाप्ति के बाद भी अपना कार्यकाल जारी रख सकते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी के अपने पद ग्रहण करने के लिए उपस्थिति हो। ओके, इसका हम आपको बता दें कौन कौन किसको इस्तीफा दिलाता है, अपना शपथ किसे देता है तथा अपना इस्तीफा किसे देता है तथा वो किसके समक्ष शपथ लेते हैं। तो बता दें, भारत के राष्ट्रपति शपथ कहाँ लेते हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के अंतर्गत बताया गया है। ओके, तथा उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, अनुच्छेद 69 में बताया गया है। वही राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, अनुच्छेद 159 के अंतर्गत। ओके, जबकि त्यागपत्र देख ले, त्यागपत्र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा अनुच्छेद 56 के तहत। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं, उपराष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा अनुच्छेद 67 के तहत, जबकि राज्यपाल राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा किसके आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 156 के तहत। ओके, आपको शपथ, नियुक्ति तथा त्यागपत्र तथा उम्र से संबंधित एक अन्य वीडियो में आपको सब क्वेश्चन करा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब राष्ट्रपति का पद उसके इस्तीफे देने से रिक्त होता है तो उस रिक्त पद को भरने के लिए किए गए चुनाव में चुना गया राष्ट्रपति अपने पद पर निम्नांकित अवधि तक बना रहता है। ऑप्शन नंबर ए, इस्तीफा देने वाले राष्ट्रपति की बची हुई समयावधि तक। ऑप्शन नंबर बी, 1 वर्ष। ऑप्शन सी, 3 वर्ष। ऑप्शन डी, 5 वर्ष। तो इसका सही आंसर बता दें आपको, ऑप्शन नंबर डी, यानी वह 5 वर्ष तक राष्ट्रपति के पद पर बना रहेगा। चलिए इसका व्याख्या के अंतर्गत समझ लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 के सब 2 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दिए जाने के फलस्वरूप रिक्त पद को भरने के लिए संपन्न पुनर्निर्वाचन में निर्वाचित राष्ट्रपति अनुच्छेद 56 के अधीन रहते हुए अपने पद पूरे 5 वर्ष तक कार्य करेगा, न कि पद त्याग करने वाले राष्ट्रपति कार्यकाल के शेष अवधि के लिए। तो हम आपको एक नज़र में समझा दें। कहने के तात्पर्य यह है कि यदि कोई राष्ट्रपति जिनका 5 साल का नॉर्मली राष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 साल, ओके, यदि उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग यदि किसी राष्ट्रपति के पद अचानक मर जाए या फिर उनका किसी कारणवश उनका पद खाली हो जाए, अगर 2 वर्ष में खाली हो गया तो 3 वर्ष बच गया। तो ऐसा नहीं है कि जो नया राष्ट्रपति निर्वाचन होगा, नया राष्ट्रपति जो चुनकर आएंगे, उनका कार्यकाल जो पहले राष्ट्रपति का जो शेष कार्यकाल बचा था, यदि 2 वर्ष में मर गए थे तो 3 वर्ष था, तो ऐसा नहीं, वो 3 वर्ष के लिए नहीं है, अपितु वह पूरे 5 वर्ष तक के लिए कार्यकाल होंगे जब से वह निर्वाचित हुए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निश्चय किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा। ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, संसद द्वारा। ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री द्वारा। इसका सही आंसर हम आपको बता दें, ऑप्शन नंबर बी, यानी उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या किया जाएगा, इसका निश्चय किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के सब क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी समस्त विवादों की जांच एवं निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कराए जाएंगे, उसका निश्चय अंतिम होगा। यानी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कोई विवाद हो तो उस मामले में उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक अधिकारिता होते, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कोई भी समस्या हो
तो इस मामले को लेकर हाई कोर्ट या फिर अन्य न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है। केवल और केवल प्रथम और अंतिम दोनों अवसर पर केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उनके पद से हटाया जाता है। ओके, यानी भारत के राष्ट्रपति को उन पर महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है। ओके, तो कौन से शर्त के अधीन, किस आधार पर? ऑप्शन नंबर ए सिद्ध कदाचार, ऑप्शन बी असमर्थता, ऑप्शन नंबर सी संविधान के अतिक्रमण पर यानी उल्लंघन पर, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। हम आपको बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी उपरोक्त सभी के आधार पर। उपरोक्त सभी यानी सिद्ध कदाचार या असमर्थता और संविधान के अतिक्रमण के आधार पर क्या करते भारत राष्ट्रपति को हटाया जा नहीं सकता है। जबकि केवल और केवल किस आधार पर हटाता है राष्ट्रपति को? भारत के राष्ट्रपति को केवल और केवल संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही हटाया जा सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी ओके। यदि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है तो उस पर महाभियोग लगाकर उनके पद से हटाया जा सकता है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत संसद संविधान के अतिक्रमण के आरोप पर महाभियोग का प्रस्ताव अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। अनुच्छेद 56 और 61 के अनुसार महाभियोग के सिवाय किसी और ढंग से राष्ट्रपति को हटाया नहीं जा सकता। संविधान का अतिक्रमण क्या है इसका भी निश्चय किया जाना कठिन है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह यदि नहीं मानता है तो यह संविधान का अतिक्रमण होगा अनुच्छेद 74 के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 21। संविधान के अनुच्छेद 56 के सब क्लॉज ए के सब क्लॉज बी के अंतर्गत राष्ट्रपति को अपने पद महाभियोग की प्रक्रिया से निम्न किस आधार पर हटाया जा सकता है? यानी किस आधार पर हटाएगा? ऑप्शन नंबर ए सिद्ध कदाचार के आधार पर, ऑप्शन बी असमर्थता के आधार पर, ऑप्शन सी संविधान के उल्लंघन के आधार पर, तथा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आपको बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? ओके, यानी भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी भारत के उपराष्ट्रपति को भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है। ओके, तो राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, वही उपराष्ट्रपति किसे देता है? राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। तथा राज्यपाल किसे देता है? राज्यपाल भी राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश त्यागपत्र किसे देते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। ओके, वही हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी त्यागपत्र किसे देते हैं? तो वो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। ओके, जबकि हाई कोर्ट के न्यायाधीश शपथ किसको दिलवाते हैं? हाई कोर्ट के न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलवाते हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है? हाई कोर्ट के न्यायाधीश को राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके व्याख्या क्या दिन देखें तो संविधान के अनुच्छेद 56 के सब क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। उक्त त्यागपत्र की सूचना यानी राष्ट्रपति जो त्यागपत्र दे उसकी सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। उपराष्ट्रपति की सूचना किसे देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के महाभियोग का कोई आरोप प्रारंभ किया जा सकता है। ओके, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा रहा है संविधान के अतिक्रमण के आधार पर, तो जो आरोप लगाया वो कहाँ पर प्रारंभ किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए केवल राज्यसभा में, ऑप्शन बी केवल लोकसभा में, ऑप्शन नंबर सी केवल संसद के संयुक्त अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर डी संसद के किसी भी सदन में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के महाभियोग का कोई आरोप प्रारंभ किया जा सकता है। ओके, यूपी लोअर 2003 में पूछा जा चुका है। इसके लिए व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, परंतु ऐसा कोई भी आरोप लगाने के लिए निम्न शर्त के पूरा होना आवश्यक है। चलो देख लें तो कौन कौन शर्त है। प्रस्तावित आरोप एक संकल्प के रूप में हो,
दूसरा, जो कि कम से कम 14 दिन की लिखित सूचना देने के पश्चात प्रस्तुत किया गया हो। तीसरा, इस प्रस्ताव पर सदन की 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके प्रस्तावित करने का विचार किया। ओके, नेक्स्ट क्या बता रहा है? चौथा, उस सदन के समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत ने ऐसे संकल्प को पारित किया। जब संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार का आरोप लगाया जाएगा तब दूसरे सदन उस दोषारोपण की जांच करेगा। जांच या तो स्वयं सदन करेगा या किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा कराएगा, जिसको उस सदन द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा। राष्ट्रपति को इस जांच में स्वयं उपस्थित होकर या वकीलों द्वारा अपना बचाव प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। यदि जांच पश्चात वह सदन अपने समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा संकल्प पारित करके घोषित कर देता है कि लगाया गया आरोप सिद्ध हो चुका है, तो ऐसा संकल्प का प्रभाव उसी तिथि से राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाने की प्रक्रिया आरंभ की जाती है। ओके, कहाँ आरंभ की जाती है भी बताया गया था। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा में। ऑप्शन बी इसी उद्देश्य हेतु बुलाए गए दोनों सदन के संयुक्त अधिवेशन में। ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन में, तथा ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत के संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग के एक संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है यदि वह पारित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से। ऑप्शन बी उपस्थित एवं मत देने वालों के 2/3 बहुमत से। ऑप्शन नंबर सी सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से। तो ऑप्शन डी उपस्थित एवं मत देने वालों के 3/3 बहुमत से। इसका सही आंसर हम आपको बता दें, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग के संकल्पन इस शर्त पर इस पर हटाया जाएगा वह, या फिर वह शर्त इस पर पारित किया जाता है, इस संकल्पना से पारित किया जाता है कि सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से वह पारित हुआ हो, तब हटाया जा सकता है। ओके, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा शपथ लिया जाता है? ओके, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 55, ऑप्शन सी अनुच्छेद 69, ऑप्शन सी अनुच्छेद 60 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 63। आपको बता दें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में क्या बताया गया है तथा अनुच्छेद 55 में क्या बताया गया है तथा अनुच्छेद 69 में क्या बताया है। तो अनुच्छेद 69 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ लिया जाना। ओके, तथा अनुच्छेद आपको 55 में बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बताया गया अनुच्छेद 55 में। वही अनुच्छेद आपको 60 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान बताया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 के तहत दिलाया जाता है। वही अनुच्छेद 63 में क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति के प्रावधान बताया गया। भारत के उपराष्ट्रपति के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में है, जबकि राष्ट्रपति के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत बताया गया। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय संविधान के 60 अनुच्छेद में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति का शपथ, जबकि उपराष्ट्रपति का शपथ कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है? उपराष्ट्रपति का शपथ आपको बताया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे? किसके समक्ष? ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति के समक्ष, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष, ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष। यानी इसका कहने का तात्पर्य था नॉर्मली क्या होता है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसमें यह सवाल है, यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद खाली है फिर या किसी कारणवश वो नहीं रहे उस पद पर, तो अब उस स्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो इसका सही आंसर है सी, यानी वो बता ये रहा है कि उस स्थिति में यदि CJI नहीं रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो उनके अलावा कोई अन्य ज्येष्ठतम न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के उनके बाद दूसरे नंबर पे आते हो, वही न्यायाधीश क्या करेंगे? वो शपथ दिलवाएंगे। व्याख्या देख लेते हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्य का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने के पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने पर राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सर्वप्रथम अध्यादेश बिना हस्ताक्षर के लौटा दिए। यह संबंधित है, यानी कौन से अध्यादेश को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने वापस कर दिया था, यानी लौटा दिया था बिना सिग्नेचर किए। किसी भी अध्यादेश पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर करना आवश्यक है, यानी यदि उस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं किए उसे वापस लौटा दिया जाता है। तो देख लेते हैं कौन से केस में। ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा के विघटन से, गुजरात विधानसभा के विघटन से मामला था। ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन से संबंधित मामला था। ओके, तथा ऑप्शन सी आपको उच्चतम न्यायालय द्वारा सुझाए गए चुनाव सुधारों से। तथा ऑप्शन डी, भारतीय जीवन बीमा निगम के अनिवेश से। तो इसका सही आंसर हम आपको बता दें, ऑप्शन नंबर सी, यानी उच्चतम न्यायालय द्वारा सुझाए गए चुनाव सुधारों से संबंधित प्रावधान थे, जिसे क्या किया, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सर्वप्रथम अध्यादेश बिना हस्ताक्षर किए वापस कर दिए। व्याख्या देखें। राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने पर राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय द्वारा सुझाए गए चुनाव सुधारों के विरुद्ध अध्यादेश बिना हस्ताक्षर के लौटा दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। ऑप्शन बी, सभापति, राज्यसभा के सभापति कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का अध्यक्ष कर सकता है। ऑप्शन डी, मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर है 29 का ऑप्शन नंबर, यानी भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त करता है, तो भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है। इसका व्याख्या देख लें। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार भारत के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है, जिसका चुनाव संसद के दोनों सदन के सदस्य मिलकर करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा करती है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति। नीचे के जो 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी, नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी, R वेंकट रमन। ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। आपको बता दें इसका सही आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी, यानी नीलम संजीव रेड्डी थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। व्याख्या करते देखें। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति है जो अभी तक निर्विरोध चुने गए, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध आपराधिक प्रक्रिया के संदर्भ में क्या सही है। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को 2 महीने की नोटिस देकर प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी, 2 महीने की नोटिस देना अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, कोई प्रक्रिया नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 महीने की नोटिस देना अनिवार्य नहीं है। चलिए इसको व्याख्या के दिन समझते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के सब 2 के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडित कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी। राष्ट्रपति अपने पद व शक्तियों के प्रयोग करते हुए किसी कार्य के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। अनुच्छेद 361 के सब 3 के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि में किसी भी न्यायालय को उसे बंदी बनाने या कारावासित करने के लिए कोई भी आदेशिका जारी करने की शक्ति नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी कार्य के लिए न्यायालय के प्रति जवाबदेही से उन्मुक्त प्रदान की गई। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 362। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 363। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 364 तथा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 361। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 361 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति को अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी कार्य के लिए न्यायालय के प्रति जवाबदेही से उन्मुक्ति प्रदान की गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 में। ओके, तो 362 में क्या बताया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 362 में उसको निश्चित कर दिया गया अनुच्छेद 362 को। ओके, वही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 363 में कुछ संधियों, कारों आदि से उत्पन्न विवादों को न्यायालय के हस्तक्षेप का
न्यायालय के हस्तक्षेप से दूर करना या फिर न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन करना है अनुच्छेद 363 में। ओके, वही 364 में क्या बताया गया है? 364 में महापत्तनों और विमानों क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध बताया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 364 में। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 सब क्लॉज 1 में उपबंध है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या राज्य प्रमुख को अपने पदीय कर्तव्य या शक्तियों और दायित्वों के प्रयोग में किए गए कार्यों के लिए किसी न्यायालय के समक्ष जवाब देने हेतु प्रश्नोत्तर न किया जाएगा, परंतु राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत लगे आरोप के अन्वेषण के संबंध में राष्ट्रपति का आचरण किसी न्यायालय, अधिकरण अथवा संसद के किसी सदन द्वारा गठित निकाय के समक्ष पुनर्विलोकन योग्य होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? यानी नीचे का जो 4 ऑप्शन है इसमें से कोई एक ऑप्शन है जो भारत का राष्ट्रपति कार्य नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर ए भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, ऑप्शन नंबर बी किसी भी हत्या के अभियुक्त को दंडित करना, ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त करना, ऑप्शन नंबर डी मिलिट्री यानी थल सेना के लेफ्टिनेंट जनरल की सेवा समाप्त करना। हम आपको बता दें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी किसी भी हत्या के अभियुक्त को दंडित करना राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जा सकता है। जबकि राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जा सकता है तथा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तथा मिलिट्री या थल सेना के लेफ्टिनेंट जनरल को भी सेवा से हटाया जा सकता है, परंतु किसी भी हत्या के अभियुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता है। इस स्थिति में यह होता है कि किसी भी हत्या के अभियुक्त को राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान दिया जा सकता है, न कि उसको दंडित किया जा सकता है। ओके, तो आज के सेशन जो छठे सेशन में का पहला वीडियो है जो भारतीय संविधान के कार्यपालिका से संबंधित है। पहला वीडियो में राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।